अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हमारा उन्वान है एनपीआर और एनआरसी की तैयारी कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो मैं आपके सामने में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एनपीआर में जैसा कि हम लोग बार बार सुनते हैं और कई समाचार पत्र के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए ये जानते हैं, सुना है कि एनपीआर के डेटा को ही एनआरसी में कन्वर्ट किया जाएगा और थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि एनआरसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्वमान्य है, वो बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र 1969 में जो बना, उसके अनुसार बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होगा। बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया मान्य होगा, या जो भारत सरकार ने, हुकूमत हिंद ने जिन सक्षम अधिकारी को इख्तियार दिया है उनके द्वारा जारी करदा बर्थ सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा, यानी के मान्य होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के अंतर्गत इसको कई चरण में बांटा गया है। पहला के जो 26 जनवरी 1950 तक या उससे पहले पैदा हुए, वो या भारत के किसी भी शहर में रह रहे हैं 26 जनवरी 1950 से या उससे पहले से, उस डेट का कोई भी एड्रेस प्रूफ, गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ, वो मान्य होगा, काबिल कबूल होगा। उसमें LIC का पेपर भी आ जाता है, सेल डीड पेपर भी आ जाता है, ज़मीन के पेपर भी आ जाते हैं, FIR की कॉपी भी आ जाती है, और भी उस ज़माने के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आ जाएंगे। अब आवासीय प्रमाण पत्र अगर उस टाइम में जो भी ब्लॉक निर्गत किया होगा, जारी किया होगा, उसका रिकॉर्ड शायद किसी ब्लॉक में हो या न हो, या किसी अनुमंडल में हो या न हो, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 26 जनवरी 1950 तक जो एड्रेस प्रूफ देगा उसको भारतीय मान लिया जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा जो फेज़ आता है वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक का है। इसमें इस दरमियान में, यानी 1 जुलाई 1987 तक जो भी पैदा हुए हैं, वो उनका अगर बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, तो जिन लोगों का इस अवधि में जो लोग पैदा हुए हैं और जिन लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, उन लोगों से हमारा ये निवेदन है, गुजारिश है कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि उनको आगे की परेशानी से वो बचा जा सके। गवर्नमेंट अगर रूल बनाती है तो गवर्नमेंट जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसको पॉइंट वाइज देख करके उसको चैलेंज वो कर सकती है। आम आदमी को इसकी इस्तेदाद नहीं है, तो सीधा सीधी ये है, सिंपल तरीका है कि बर्थ सर्टिफिकेट बना लें और बर्थ सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर दें, तो अब बाई बर्थ इंडियन सिटीजन आप कहलाएंगे। उसके बाद आता है कि जो 2 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए हैं,
उनको वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा ले और अपने वालिदैन यानी कि माँ बाप माता पिता का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले। ये 2 बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे का बर्थ, तीनों बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देंगे तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक जो इशू है उसको मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो व्यक्ति 2 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक जो भी पैदा हुए हैं, 2 जुलाई 1987 से लेकर के जो 3 दिसंबर 2004 तक जो भी पैदा हुए हैं, वो लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो फादर और मदर का नाम जो स्पेलिंग होगा, फादर के नाम में जो स्पेलिंग होगा, जो नाम होगा, मदर के नाम का जो स्पेलिंग होगा, जो नाम होगा, 2 वर्ड का नाम हो, 3 वर्ड का नाम हो या 1 वर्ड का नाम हो, 1 शब्द में नाम हो, 1 लफ्ज़ में नाम हो या 2 अल्फाज में नाम हो, 3 अल्फाज में नाम हो। अब माता या पिता वालिदैन यानी कि माँ और बाप का जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम होगा वही एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए ताकि उनको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में कोई भी परेशानी न झेलना पड़े। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना ले और अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट बना ले। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो 2 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक जो लोग पैदा हुए हैं उनमें से किसी के फादर डेथ कर गए हों या कोई किसी की मदर डेथ कर गई हो, तो जो फादर या मदर जो जिंदा हैं उनके नाम का बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं। अगर जो 2 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक जो पैदा हुए हैं उनके वालिद भी गुज़र गए हों और वालदा भी गुज़र गए हों, यानी वालिदैन दोनों गुज़र गए हों, पेरेंट्स दोनों की वफ़ात हो गई हो, दोनों स्वर्गवास हो गए हों, तो उस स्थिति में ये आप करें कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लें और आपके पिताजी जो वालिद जो सरकारी स्कूल में जो उन्होंने पढ़ा है, जो एडमिशन रिकॉर्ड में जो उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, नाम होगा, फादर का नाम होगा और जो उनका एड्रेस होगा, वो एड्रेस एक लेटर पैड पर हेड मास्टर से आप लिखवा लें और लेटर नंबर के साथ, और लेटर नंबर वो रजिस्टर मेंटेन किया हुआ होना चाहिए तो उसको भी माना जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो आपके फादर का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में है वही एडमिशन रिकॉर्ड में होना चाहिए। जो एडमिशन स्कूल के एडमिशन रिकॉर्ड में जो नाम है, जो स्पेलिंग है, वही नाम स्पेलिंग आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो फादर की बात हो गई। अब मदर अगर पढ़ी लिखी है तो बड़ी अच्छी बात है, स्कूल से भी मिल जाएगा, सरकारी मदरसा से भी मिल जाएगा। लेकिन जिन प्राइवेट स्कूल का एफिलिएशन नहीं हुआ है उसके सर्टिफिकेट का कोई भी वैल्यू नहीं है। और मदरसा जो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या मंजूर शुदा मदरसा है, जो हर राज्यों में होता है, हर स्टेट में होता है, अगर वो स्कूल मान्यता प्राप्त है, वहाँ से आपके फादर या मदर पढ़े हैं तो पर भी वो लिख करके स्कूल वाले दे देंगे लेटर पैड में, जो आपकी माँ का नाम होगा वो एडमिशन रिकॉर्ड में वही नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो ज़मीन का पेपर देखा जाएगा। जो ज़मीन का पेपर, अब ये सवाल होता है कि कब कितना पुराना होगा। कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट का रिलेशन हम जोड़ेंगे, यहाँ पर हम आसाम एकॉर्ड को छोड़ करके तमाम इंडिया में जो रूल लागू होता है वो 1 जुलाई 1987 तक जो भी सेल डीड पेपर होगा या उससे पहले का, उससे हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उनका जो है ना ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर होगा यानी सेल डीड पेपर होगा या अताई नामा होगा, जिसको दान किया हुआ भूमि बोलते हैं, ज़मीन बोलते हैं,
या जो है उसको जो है गिफ्ट किया हुआ, अताई नामा गिफ्ट किया हुआ, या दान पत्री बोलते हैं, या रजिस्ट्री पेपर होते हैं। सेल डीड को हिंदी में विक्रय पत्र भी बोलते हैं, और उर्दू में केवाला बैला कलामी बोलते हैं। तो वो चीज़ होगा, तो वो चीज़ में जो सेल डीड डॉक्यूमेंट है, ज़मीन के जो कागजात हैं, वो 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का होना चाहिए। तब उसमें जो आपके वालिद का नाम है, वालदा का नाम है, यानी आपके माँ का नाम है या बाप का नाम है, वही नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। अगर उसमें नाम में कोई डिफरेंस होगा, कोई फ़र्क होगा, कोई अंतर होगा, तो उसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे आप। और इसमें जो एक और फेज़ है, इसमें चौथा फेज है, जो 4 दिसंबर 2004 से लेकर के जो अब तक पैदा हुआ है, तो उसको तो अपना भी बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा और माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। अगर जो 4 दिसंबर 2004 से लेकर के अब तक जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, तो हो रहे हैं, तो बच्चे का तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा ही, माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो अगर माँ बाप में अगर मृत्यु हो गया है, कोई नहीं है दोनों में से, तो माँ बाप का वही रिकॉर्ड लगेगा, वैसा रिकॉर्ड लगेगा जो 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का हो। अगर किसी का, मान लीजिए किसी का वालिद साहब का जन्म 2 जुलाई 1987 का है, और उसका बच्चा फिर 2000 मान लीजिए 5 में पैदा हुआ, 2010 में पैदा हुआ, तो उस स्थिति में उनके दादा का भी डॉक्यूमेंट देना होगा। जो डॉक्यूमेंट 1 जुलाई 1987, हर हालत में जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो 1 जुलाई 1987 से या उससे पहले का होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट देने के बाद भी अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दिए, आपके वालिद का 2 जुलाई 1987 है, अब माँ का मान लीजिए 2 जुलाई 1990 है, तो फादर आपका हो गया, फादर मदर का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। लेकिन आपके फादर 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं, आपकी मदर 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुई है, तो आपके दादा का भी डॉक्यूमेंट देना होगा। उस स्थिति में अगर कोई बच्चा अगर मान लीजिए विदेश में पैदा हुआ है, तो उसको, तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि उनको जहाँ पैदा हुआ वहाँ से तो बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कंट्री या वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ जारी कर देगी। उसके आधार पर दोनों माँ बाप का पासपोर्ट होगा, वो पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट होगा, उसको ले करके जाएंगे इंडियन एम्बेसी में, रजिस्ट्रेशन कराना होगा 1 साल के अंदर में। अगर उन्होंने 1 साल के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी हमारा जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का है, उसमें एक ख़ास अप्रूवल लेना होगा, स्पेशल अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन वैध माना जाएगा, और वो रजिस्ट्रेशन के बेस पर और माँ बाप के जो अगर नागरिक का प्रमाण है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बेस पर, प्लस जो जिनका माँ बाप का अगर पासपोर्ट है, उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1987 या उसके बाद का है, तो फिर उनके दादा का भी वो प्रूफ देना होगा। तो इस तरह से सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहलाता है बर्थ सर्टिफिकेट। और बर्थ सर्टिफिकेट को सर्वसम्मति से कोई भी अभी तक रिजेक्शन नहीं मिला है, वो उसको माना जाएगा। अब दूसरा जो मूल पेपर है वो निवास प्रमाण पत्र है। तो अब इसमें यह है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिनके माँ बाप की पैदाइश 2 जुलाई 1987 के बाद की हुई है, तो उनको तो दादा का भी देना पड़ेगा। अगर दादा मर गए तब तो वही कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, आवासीय प्रमाण पत्र होगा, या सेल डीड पेपर होगा, विक्रय पत्र जिसको बोलते हैं, या केवाला बैला कलामी होता है, या जो है ना अताई नामा होता है, जो ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर होता है, जो भी है, जिसको केवाला भी कुछ राज्यों में कहते हैं, कुछ स्टेट्स में उसको केवाला के नाम से भी मौसूम किया गया है। FIR कॉपी अगर होगी तो वही 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का होना चाहिए। कोर्ट डिसीजन पेपर होगा, या कोर्ट का जो
फैसलानामा होगा या न्यायालय का निर्णय पत्र होगा, तो उस वो भी 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का होना चाहिए, या किसी के दादा के नाम का हो या परदादा के नाम का हो। तो उसमें अब ये चीज़ देखना है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका बाप अगर 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसके स्कूल का रिकॉर्ड है। अब उसके बाप के स्कूल के रिकॉर्ड में उसके दादा का भी नाम होगा, यानी उसके बाप का नाम होगा स्कूल के रिकॉर्ड में, फिर उसके बाप के बाप यानी पिता का नाम होगा, यानी उस बच्चे का वो दादा हो गया। अब उस बच्चे का दादा का जो स्कूल में नाम है, जो सेम नाम एज इट इज़, उसी का डॉक्यूमेंट 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का होना चाहिए, चाहे वो केवाला हो, चाहे वो कोर्ट का डिसीजन पेपर हो, चाहे वो उसका जो है आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो उसका जो कोई भी 10th का अगर पढ़े लिखे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट हो। हम वोटर कार्ड को इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वोटर कार्ड में बहुत ही प्रचुर मात्रा में गलतियां हैं, और बहुत समझिए कि 1% या 2% लोगों का नाम मुश्किल से सही होगा, सब में गलती है। इसलिए वोटर लिस्ट पर अगर आप जाएंगे तो बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो या तो ज़मीन के पेपर के आधार पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवाएं, या स्कूल का रिकॉर्ड है उसके आधार पर तैयार करवाएं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जिस व्यक्ति के पास न ही वो पढ़ा लिखा है और न ही उसके पास ज़मीन है, तो क्या सहारा लेगा? वो वोटर लिस्ट का ही सहारा लेगा। तो वो मजबूरी है। तब आप वोटर लिस्ट का सर्टिफाइड कॉपी निकालें, जो भी है पुराना 1971 का या 1 जुलाई 1987 या उससे पहले का जो भी वोटर लिस्ट होगा वो निकाल ले, जो नाम होगा उसी के नाम के आधार पर डॉक्यूमेंट का करेक्शन करवा लें, तो उससे भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा और आप इतनी बड़ी परेशानी से आप बच जाएंगे। तो ये था मेरा कि एनपीआर और एनआरसी में की तैयारी कैसे करें। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट और उससे 1 जुलाई 1987 से पहले का ये कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट। हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट का नाम नहीं लिया, जो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैंने मोटा मोटी जो सब लोगों को समझ में आए और मैक्सिमम लोग इसको कर सके, मैंने वही बताने की आप लोगों को कोशिश की है। अब इसके अलावा जो एनपीआर होगा उसमें जो जैसे आधार कार्ड है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको आईडी प्रूफ के लिए ले लेगा, आपका पासपोर्ट है नंबर है वो भी ले लेगा, अगर है आपका वोटर कार्ड है वो भी ले लेगा, वो एज ए सप्लीमेंट्री ले लेगा, लेकिन उसका कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं है। एक आईडी के लिए हाँ इसका फ़ोटो ये है, ये आदमी है तो दे दीजिए, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट है, इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर जो 1 जुलाई 1987 का ही या उससे पहले का ही कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा, और जो 1 जुलाई 1987 का जो डॉक्यूमेंट में बाप दादा का नाम है एज इट इज़, अगर दादा का नाम है तो बाप के जो एडमिशन रिकॉर्ड है या उसका केवाला है उसमें भी दादा का नाम सेम होना चाहिए। और फिर अगर बाप का सेल्डिट पेपर है तो बाप का जो नाम है सेल्डिट पेपर में या एडमिशन रिकॉर्ड में स्कूल के वही नाम आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए, तब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। अगर नाम में फ़र्क रहेगा, स्पेलिंग में फ़र्क रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, मोहम्मद में जैसे कि बिहार और यूपी में एमडी लिखते हैं, और साउथ में कुछ स्टेट है जैसे तेलंगाना उसमें MOHD लिखते हैं, कोई MUHAMMED मोहम्मद लिखता है, कोई MOHAMMED मोहम्मद लिखता है, कोई MOHAMMAD मोहम्मद लिखता है। तो शायद उसको एफिडेविट बनाने पर ये दोनों सिमिलर है, उसको करने पर शायद कंसीडर कर ले, और कंसीडर करना भी चाहिए। बाकी जैसे कि शौकत की जगह शकड़ लिखा गया या मुजम्मिल की जगह मुजम्मल लिखा गया तो उसको दिक्कत होगी, वहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए एक ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन का एक दिन में नहीं होगा, कम से कम अगर लगे रहेंगे प्रोसेस करेंगे तो 6 महीना साल भर लगेगा। जब NRC की प्रक्रिया शुरू होगी, उसका एक्सरसाइज जब शुरू होगा, उसको अमल में लाया जाएगा,
तो लोग दौड़ेंगे तो उस वक्त किसी का कुछ भी काम नहीं होगा, सब लोग जाएंगे भाई मेरा बना दो मेरा बना दो, किसी का होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी आदमी हैं, जो लोग गरीब लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि अभी से ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। कोई भी फॉर्म हिंदी भाषी क्षेत्र में, मेरा एक और गुजारिश है, कोई भी फॉर्म भरे, खास करके इसके लिए, तो अगर फॉर्मेट हिंदी में हो, जैसे बिहार, यूपी या मध्य प्रदेश में हिंदी में ही सारा फॉर्म होता है, तो हिंदी के फॉर्म में जैसे नौ का नाम और नाम लिखा हो, तो उसको आप अपना नाम, जैसे आपका नाम ज़हीर है, ZAHEER, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही भरें, उसको हिंदी में नहीं भरें। आप हिंदी में भरिएगा, फिर उसको इंग्लिश में लेगा कंप्यूटर में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजी लॉकर बनाया, फिर उसको डिजी लॉकर में एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो नाम के स्पेलिंग में गलती हो जाएगी। तो जो अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर में जो नाम है एग्जैक्ट वही लिखें, हिंदी फॉर्मेट में भी रहे तो इंग्लिश में ही उसको भरें, ताकि आपका कोई भी गलती ना हो। हिंदी में अगर कुछ गलती होगी, आरसीकार दीर्घिकार वो चलेगा, लेकिन फाइनल जो माना जाएगा वो इंग्लिश को माना जाएगा। और ये जो हिंदी राज्य भाषा तो कहा गया, लेकिन हर स्टेट की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। और जब कानूनी प्रोसीडिंग चलती है जुडिशियरी में, उसकी ज़ुबान क्या होती है? उसकी ज़ुबान इंग्लिश होती है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। किसी भी स्टेट में अगर जज का डिसीजन आता है तो वो इंग्लिश में आता है। तो इसलिए अगर दूसरे भाषा में कुछ भी रहता है तो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कोई झंझट ही न रहे, डायरेक्ट इंग्लिश में ही उसको भरिए। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को मोटी मोटी बात समझ में आई होगी। तो इससे बचने के लिए ये आसान तरीका है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि जो लोग 1969 से पहले पैदा हुए, चूँकि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का जो हुआ है सिस्टम या एक्ट बना है 1969 या उसके बाद का है। उससे पहले जिन लोगों ने, जो लोग पैदा हुए, जैसे 1962 में कुछ लोग पैदा हुए, 1961 में पैदा हुए, कोई जो है 1965 में पैदा हुए। अब उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो लोग जिंदे हैं, जीवित हैं, उनको अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो कोर्ट में वकील के जरिए केस फाइल करना होगा और कोर्ट का डिसीजन कॉपी ले करके ब्लॉक में या म्यूनिसिपल में सबमिट करना होगा कि ऑर्डर के बेस पर आपका वो बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। उसमें यही देना होगा कि हमारा इंडिया में इससे पहले कभी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, और जो भी प्रोसीडिंग होगा, पॉइंट्स होगा, वो वकील आपको बता देंगे। तो 1969 वाले जो भी हैं उनका तो जो ब्लॉक में मांगेगा उसके आधार पर वो बन जाएगा। अब मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो में मैं बताऊंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जनरल प्रोसेस क्या है। हर राज्य में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। फिलवक्त इतना है कि आप जो भी आदमी जीवित हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना ले, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जो लोग जीवित नहीं हैं उनका रिकॉर्ड 1 जुलाई 1987 या उससे पहले से कनेक्ट किया जाएगा। जो नाम स्पेलिंग पुराने दस्तावेज में, वही नाम स्पेलिंग बाप दादा का डॉक्यूमेंट में सेम नाम स्पेलिंग होना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।